हेलो फ्रेंड्स, हम अपने आज की वीडियो में एससीईआरटी बुक में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, बाल विकास से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। वैसे ज़्यादा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के नहीं मिलते हैं देखने को, लेकिन जो भी क्वेश्चंस मिले हैं उन्हें मैं करा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान में किसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, थोड़ा गलत लिखा हुआ है कि बाल मनोविज्ञान में किसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। बालक के, किशोर के, शिक्षक के या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बालक के। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान में हम लोग बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक किया जाता है। यह कथन किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछी जाती है। और अगर पूछा जाए बाल मनोविज्ञान के बारे में कोई भी प्रश्न आता है तो आप भी इसके लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यह कथन है आपका क्रो एंड क्रो का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्रो एंड क्रो ने ये चीज़ कही है। नेक्स्ट चीज़ आपको याद रखनी है बुद्धि लब्धि का सूत्र। कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में मिले चाहे वैसे प्रश्न आए। ठीक है, बुद्धि लब्धि के बारे में पूछा जाएगा और पूछा जाएगा बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, या हो सकता है इससे रिलेटेड एक सवाल दे दिया जाए। उसमें आपको मानसिक आयु दी जाएगी बच्चे की और वास्तविक आयु दी जाएगी, और कहा जाएगा कि जो बच्चा है इसका आपको बुद्धि लब्धि निकालनी है या उसका आईक्यू निकालने हैं। तो आईक्यू को हम बुद्धि लब्धि ही कहते हैं, और इसका सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, क्या सूत्र है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, याद रखिएगा। जो मानसिक आयु होगी इसे मेंटल एज कहते हैं इंग्लिश में। तो फार्मूला याद रखिएगा, वास्तविक आयु मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, समझाइए। देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपका आता है तो याद रखिएगा कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व को ये बांटा था आपके युंग ने। ठीक है, युंग एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आपको अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में व्यक्तित्व को मापा था। ठीक है, तीसरा था उभयमुखी, 3 भागों में से बांटा था। और युंग का नाम कई जगह जुंग देखने को मिलता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही व्यक्ति हैं दोनों। देखिए, अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं इनमें वे व्यक्ति आते हैं जो चिंताशील होते हैं और स्वयं की ओर केंद्रित रहते हैं। ये एकांक प्रिय और कम मित्रों वाले होते हैं। ठीक है, इनके दोस्त कम होते हैं और काफ़ी शांत शांत से रहते हैं। ये पढ़ने लिखने वाले होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं और असामाजिक प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। आपने देखोगे जो बहुत ज़्यादा सनकी लोग होते हैं वो भी अकेले रहते हैं, या मान लीजिए बहुत ज़्यादा पढ़ाकू लोग होते हैं वो भी अकेले रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। ठीक है, इनका क्या रहता है, जो बाह्य जगत होता है, जो बाहर के जो जगत होता है, बाहर के लोगों से घुलना मिलना बहुत कम रहता है। ठीक है, ये खुद में ही खोए खोए से रहते हैं, तो ये आते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व में। बहिर्मुखी व्यक्तित्व में कौन आते हैं? तो वे व्यक्ति जो समाज में लोकप्रिय स्थान रखते हैं। ठीक है, वे सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं, मतलब सबको खुश रखते हैं और सबसे खुशी से मिलते हैं। ठीक है, काफ़ी मित्र जैसा जो इनका जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी फ्रेंडशिप वाला रहता है। ठीक है, किसी से भी दोस्ती हो जाती, किसी से भी अच्छा व्यवहार करते हैं, हंस के मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व में आते हैं। तीसरे होते हैं आपके उभयमुखी। तो जो व्यक्ति दोनों के गुण रखते हैं, मतलब अंतर्मुखी व्यक्तित्व के भी गुण रखते हैं और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के भी गुण रखते हैं, वो आते हैं आपके उभयमुखी में। ठीक है, इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं और इनका झुकाव दोनों तरफ होता है, कभी शांत हो जाते हैं और कभी मिले जुलने वाले हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रैस्मर ने कितनी प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं? 4, 3, 2 या 5? तो याद रखिए, क्रैस्मर ने 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। पहला था पिकनिक। इसमें कैसे व्यक्ति आते हैं? तो ऐसे व्यक्ति जो साहसी होते हैं, छोटी हाइट होती है, गोल आकृति के होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बातूनी होते हैं, दयालु होते हैं और सामाजिक संपर्क रखते हैं। सेकंड थे आपके एस्थेनिक। ऐसे व्यक्ति जो चपटे, पतले, गोल, लंबे, ठीक है, जो लंबे होते हैं, पतले होते हैं, ऐसे व्यक्ति एस्थेनिक में आते हैं। थर्ड थे एथलेटिक। एथलेटिक तो आप समझते हैं, जो खिलाड़ी टाइप के होते हैं, अच्छी खासी बॉडी सॉडी होती है इनकी। ठीक है, कंधे चौड़े होते हैं, हाथ लंबे होते हैं, अच्छी हाइट होती है। और लास्ट आते हैं आपके डिस्प्लास्टिक में। ऐसे व्यक्ति मिले जुले होते हैं। ठीक है, इनका क्या होता है, जो शारीरिक अनुपात होता है वो अनुचित होता है और विशेष शारीरिक गठन वाले आते हैं, कभी पतले, चपटे, अजीब से। ठीक है, जो व्यक्ति होते हैं वो डिस्प्लास्टिक में आते हैं। इसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी, पादा करके, PADA। ठीक है, पी से था आपका पिकनिक, ए से था आपका एस्थेनिक, डी से था आपका डिस्प्लास्टिक और ए से था एथलेटिक। ये वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा जब मैंने व्यक्तित्व पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। काफ़ी पूछी जाती है डेफिनेशन किसकी है, तो पूछा गया है कथन किसका है। याद रखिएगा, कई बार आती है एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव में। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन था स्किनर का।
ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। स्किनर ने कहा था कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना विधि के जन्मदाता हैं। याद रखिए, योजना विधि की अगर इंग्लिश देखें तो प्रोजेक्ट विधि कहलाएगा ये। तो प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता पूछे गए हैं, याद रखिएगा। जो प्रोजेक्ट विधि है इसके जन्मदाता हैं आपके जॉन डीबी। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। जॉन डीबी ने ही योजना विधि दी थी आपकी, और इन्हीं के शिष्य थे किलपैट्रिक। तो याद रखिए, अगर जॉन डीबी आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो किलपैट्रिक आपको आंसर लगाना है, ठीक है। जॉन डीबी थे जन्मदाता इसकी योजना विधि के। इसके बाद किलपैट्रिक ने इसे सुधार उधार किया था, ठीक है। तो इनकी जो विधि है वो परियोजना विधि कहलाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के गौण नियमों की संख्या कितनी है, 4, 5, 6 या 7। तो याद रखिए, सीखने के जो गौण नियम थे ये आपके थॉर्नडाइक ने दिए थे। उन्होंने 3 प्राथमिक नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे, जिसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी। जो प्राथमिक नियम थे उसकी ट्रिक थी टैप करके, TAP। टी से था तत्परता का नियम, ए से था आपका अभ्यास का नियम, और पी से था आपका प्रभाव का नियम। और जो गौण नियम थे उनकी थी बी मास करके, ठीक है। जैसे आप बोर्ड मास से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। बी मास से क्या था, बी से था बहु अनुक्रिया का नियम, एम से था आपका मनोवृत्ति का नियम, ए से था आंशिक क्रिया का नियम, एस से था सादृश्यता का नियम या समानता का नियम, और दूसरे एस से था संबंध परिवर्तन का नियम या साहचर्य परिवर्तन का नियम, ठीक है। तो बी मास करके आप इसकी ट्रिक याद रखिएगा, 5 गौण नियम इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने में सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखिए, सीखने के 2 सिद्धांत दिए गए हैं। एक कहलाते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरे कहलाते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है। जो सीखने के सिद्धांत है ना, 2 भागों में बांटा गया, व्यवहारवादी सिद्धांत में और संज्ञानात्मक सिद्धांत में। जो व्यवहारवादी सिद्धांत है वो क्या करते हैं, तो वो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य में संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। ये किसने दिए हैं, तो ये दिए थे आपके थॉर्नडाइक, पाव्लोव, स्किनर, हल, गुथरी। इनके द्वारा व्यवहारवादी सिद्धांत दिए गए। और जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है इसमें क्या होता है कि संज्ञानात्मक का अर्थ होता है कि मस्तिष्क की वे क्रियाएं जो नया जानने से संबंधित होती हैं। ये मानसिक गतिविधियों से संबंधित है, जैसे कल्पना है, तर्क है, चिंतन है, ये सब, ठीक है। और इसमें आते हैं आपके टॉलमैन, गैने, बंडूरा, कुल्ट-लेविन, ठीक है। ये जो आते हैं लोग, ये आते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत में, इन्होंने दिया है। और इसी में आपके वो आ जाते हैं सारे गेस्टोल्टवादी, जो जर्मनी के थे गेस्टोल्टवादी, कोफा, कोहलर, बर्दिमर, ये भी सारे संज्ञानवादी में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत था वो आपका थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। इसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसे हम लोग SR थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावलोव ने प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर किया था, चूहे पर किया था या चिंपांजी पे किया था। तो जो IP पावलोव थे इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। बिल्ली पर प्रयोग किसने किया, तो बिल्ली पर किया था आपका थॉर्नडाइक ने, चूहे पे प्रयोग किया था आपका स्किनर ने, और चिंपैंजी पर प्रयोग किया था आपका कोहलर ने, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के सूझ या अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक हैं, ठीक है। अधिगम का सूझ सिद्धांत किसने दिया था, जिसे हम लोग अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। हल ने दिया था, कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने या स्किनर ने। तो याद रखिए, अधिगम का जो सूझ सिद्धांत था ये दिया था आपका कोहलर ने। इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था जिसका नाम था सुल्तान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। पहला मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, दूसरा समान तत्वों का सिद्धांत, तीसरा सामान्यीकरण का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो याद रखिए, ये तीनों जो सिद्धांत दिए गए हैं ये सारे के सारे क्या उन्हें अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत और सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये तीनों ही सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानांतरण के प्रकार हैं, ठीक है। जो अधिगम स्थानांतरण होता है इसके प्रकार पूछे गए हैं। 2 प्रकार होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। तो याद रखिए, इसका आंसर होगा आपका 3, ठीक है। खा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 3 तरीके के होते हैं अधिगम स्थानांतरण। पहला होता है सकारात्मक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आप पूर्व में कोई ज्ञान सीखते हैं और कोई दूसरी चीज़ सीखते हैं, उसमें अगर फ़ायदा होता है पूर्व ज्ञान का तो वो होता है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। नकारात्मक में क्या होता है कि पहले से आपने कोई चीज़ सीखी है और उसके बाद आप कोई नई चीज़ सीखते हैं और उसमें आपको कठिनाई होती है पहले जो सीखा है उसकी वजह से, तो वो कहलाता है नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। इसमें क्या एग्जाम्पल अगर देखें तो कीबोर्ड चलाना है, जैसे आपने पहले हिंदी की टाइपिंग सीखी, उसके बाद आप इंग्लिश की सीख रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी। लेकिन आपने अगर सांख्यिकी पहले से सीखी हुई है या मैथ आपको पहले से आती है, उसके बाद आप सांख्यिकी सीखते हैं तो आपको फ़ायदा होता है, तो ये सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण में आ जाता है। फिर तीसरा आता है आपका शून्य अधिगम स्थानांतरण। जब पहले से आपने कोई चीज़ सीखी है और उसके बाद आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो ना आपको फ़ायदा होता है ना आपको घाटा होता है, नुकसान होता है, तो वो कहलाता है शून्य अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यान के प्रकार होते हैं 2, 3, 4 या 5। तो ध्यान के हमने ध्यान जब चैप्टर पढ़ा था तो आपने देखा होगा कि ध्यान के कितने प्रकार बताए थे मैंने,
दो ध्यान के प्रकार होते हैं, एक ऐच्छिक ध्यान होता है, दूसरा होता है अनैच्छिक ध्यान। जो ऐच्छिक ध्यान होता है, जब हम किसी चीज़ पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं और हमारा ध्यान उस पर लग जाता है तो वो ऐच्छिक ध्यान कहलाता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ पर ध्यान ना लगाना चाहें फिर भी हमारा ध्यान बार बार उस तरफ लग जाए तो वो कहलाता है आपका अनैच्छिक ध्यान। ठीक है, तो याद रखिए ध्यान के दो प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुचि का सबसे अधिक संबंध है संवेग से, ध्यान से, बुद्धि से या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि रुचि और ध्यान एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ पर ध्यान लगेगा वहाँ पर रुचि अपने आप बन जाएगी, या जहाँ पर आपकी रुचि रहेगी वहाँ पर ध्यान अपने आप लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ध्यान। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। रुचि का सबसे अधिक संबंध किससे होता है? तो ध्यान से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि STM का पूरा नाम क्या है? स्थायी स्मृति, सक्रिय स्मृति, स्थायी स्मृति या अल्पकालीन स्मृति। तो STM की फुल फॉर्म है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगर ऑप्शन पे जाएं तो अल्पकालीन स्मृति को ही शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन या द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाधा का उपस्थित होना कारण है स्मरण का, विस्मरण का, दीर्घकालीन स्मृति का या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, बाधा अगर कोई बाधा आ जाती है आपके सामने, ठीक है, तो ये किसका कारण हो सकता है? विस्मृति का। ठीक है, आप कोई चीज़ भूल जा रहे हैं, क्यों भूल जा रहे हैं? क्योंकि कोई बाधा आ जा रही है। ठीक है, आप याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई चीज़ सामने आ जाती है, आपका ध्यान भटक जाता है, आप याद नहीं कर पाते या किसी भी चीज़ को भूल जाते हैं, तो ये विस्मरण का कारण हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन नहीं है? माध्यम, माध्यिका, बहुलक या प्रसार। देखिए, आपने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होंगी वो सारी पढ़ी होंगी, मैडम ने आपको पढ़ाया होगा मीन मीडियन मोड। तो याद रखिए, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक होते हैं, आपने माध्यम भी पढ़ा होगा जो मीन कहलाता है, माध्यिका भी पढ़ी होगी जो मीडियन कहलाता है, और बहुलक भी पढ़ा होगा जो मोड कहलाता है, लेकिन प्रसार नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो प्रसार ही इसका आंसर है जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। ठीक है, तो घ ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औसत का दूसरा नाम है माध्य, माध्यिका, चतुर्थांश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए, औसत का दूसरा नाम है आपका माध्य, जिसे मीन कहते हैं। जब भी आप औसत निकालते हैं आप देखते होंगे कि जितनी संख्याएं होती हैं उनको जोड़ लेते हैं और जितनी संख्याएं होती हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो आपका औसत निकल आता है। और ऐसे ही हम मीन में करते हैं, जब माध्य निकालते हैं जितनी भी संख्याएं दी गई होती हैं उनको जोड़ते हैं और बटे में क्या करते हैं, जितने नंबर हैं, जितनी संख्याएं, उससे भाग दे देते हैं, तो ऐसी मीन निकालते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्राप्तांकों में बहुलक क्या है? बहुलक पूछा है, जैसे इंग्लिश में मोड कहते हैं। 15, 12, 3 बार 16, 4 बार 16 दिया और 17 दिया, तो आप तो देख के बता सकते हैं बहुलक कौन सी संख्या होती है। जब आपको नंबर्स दिए जाएँ, जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है वही बहुलक कहलाता है। तो इसमें आप देख के बता सकते हैं कि इसमें 16 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो यही आपका बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारंबारता बंटन का आयतीय निरूपण कहलाता है आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, संचयी आवृत्ति वितरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, आयतीय निरूपण की बात की गई है तो देखकर ही आप बता सकते हैं कि ये आयत चित्र बनेगा, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंकड़ों के प्रकार हैं अवर्गीकृत, वर्गीकृत, अवर्गीकृत व वर्गीकृत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए, आंकड़े जो होते हैं वो वर्गीकृत भी होते हैं और अवर्गीकृत भी होते हैं, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इस बुक में मैंने करा दिए हैं। आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ कम से कम 5 दोस्तों को तो अपने ऐड कीजिए इस चैनल से, ताकि और लोग भी हमसे जुड़ सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।